कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मयसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं, और अब अनकरीब सियालकोट में भी। रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 00427900088803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999 0321 77011। जैज कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेहत सबके लिए के साथ मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूँ। जिस तरह नाज़रीन आपको पता है कि हमेशा आपको इम्पॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश करती हूँ मैं अपने प्रोग्राम्स में, और जो हमारे ये प्रोग्राम है वो हेल्थ का प्रोग्राम है, और सेहत आपको पता है सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। सेहत होगी तो बाकी आप सारी एक्टिविटीज़ अपनी पूरे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। वेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वेल्थ। आपकी सेहत जो है वो आपकी मतलब क्या कहते हैं, वेल्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप हेल्दी होंगे तो ही बाकी और मामला जो आप सर अंजाम दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे किडनीज़ पर। किडनीज़ की क्या वर्थ है हमारे जिस्म के अंदर, किडनीज़ का क्या फंक्शन है, और किडनीज़ जो हैं अगर खुदा न ख्वास्ता डैमेज हो जाएं तो क्या असरात हो सकते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमेशा हमें डिफरेंट तरह की आगाही मुहैया करते हैं। आज हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो हर्बलिस्ट हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी फाउंडेशन जो इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज है उसको भी रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और इनकी एक रिसर्च है जो डायलिसिस को डिले करने वाली रिसर्च है। यानी कि जब गुर्दे आपके ख़राब होने लगते हैं, आपकी यूरिया, कैटिनिन और डिफरेंट तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो ये इनकी कोशिश ये होती है कि डायलिसिस को डिले कर दिया जाए। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इनसे बाकायदा तौर पर इनको बुला के पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिससे आप डायलिसिस को डिले करना चाहते हैं। अब मैं फॉर्मली डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में वार्म वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ डॉक्टर वकार नियाज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर, जिस तरीके से मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि आपकी जो रिसर्च है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। किडनी हमारे जिस्म का बहुत अहम ऑर्गन है और इसका काम है एक्सक्रीशन करना, बॉडी से टॉक्सिसिटी को एक्सक्रीट आउट करना। तो जिस तरह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, दैट्स अ साइन कि आपकी किडनी अब जो है वो डायलिसिस की तरफ जा रही है। आपका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल जब बढ़ना शुरू हो जाता है, तब आपके जो माइंड में है एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि नाउ किडनी इज़ गोइंग टू लाइक यू नो कि फेलियर की तरफ जा रही है। फिर आप अपने मरीज़ों को कहते हैं कि भाई अब आपने खुदा ना ख्वास्ता हो सकता है आप डायलिसिस की तरफ ही चले जाएं, आपकी गुर्दे जो है वो फेलियर की तरफ ही चले जाएं। तो कैसे आप अपने मरीज़ों को बचाते हैं डायलिसिस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हिकमत और आयुर्वेदिक के अंदर, मैं बेसिकली हर्बल डॉक्टर हूँ। इसी हवाले से जो हमारा रिसर्च है, हमारी हिकमत ये कहती है कि इंसान जो है ना बेसिकली 3 चीज़ों का मजमूआ है। वो एसिड, अल्कलाइन और सॉल्ट का मजमूआ है। तो इंसान जब भी कभी बीमार होता है, इनकी कमी बेशी का नाम बीमारी है। इस जिस्म के अंदर एसिड बढ़ गया, या अल्कलाइन कम हो गया, या अल्कलाइन बढ़ गया, या सॉल्ट में, नमकियात में कमी बेशी का नाम बीमारी है। जब हमने इस पर काम किया, मेहनत की, रिसर्च की कि आया क्या वजह बन रही है पाकिस्तान के अंदर, जो भी एक सर्वे हुआ है कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं, वो डायलिसिस पे जा रहे हैं, तो क्या वजह बन रही है। तो उसमें हमने जब इस पर रिसर्च की, काम किया, तो पता चला कि जिस्म के अंदर एसिड की मिकदार बढ़ रही है। यूरिया भी एसिड है, क्रिएटिनिन भी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल भी एसिड है, यूरिक भी एसिड है, और बेशुमार चीज़ें जो हमारे नमकियात हैं, इलेक्ट्रोलाइट, वो इनबैलेंस हो रहे हैं। तो ये एसिड बढ़ गया जिस्म में, और अल्कलाइन कम हो गई।
तो अब हमने क्या किया कि बाई माउथ हमने देखा कि एसिड बढ़ा हुआ है, तो हमने बाई माउथ अल्कलाइन ढूंढी कि कौन सी खुराक के अंदर अल्कलाइन है, किस चीज़ के अंदर अल्कलाइन है, वो हमने बाई माउथ देना शुरू कर दिया। और ये एसिड बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन कम हुआ है, सॉल्ट में कमी आई हुई है, तो हमने यहाँ पे ही अल्कलाइन देना शुरू कर दी और एसिड को जिस्म से खारिज करना शुरू कर दिया। ये पहला मेथड है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने मसाम के ज़रिए निकाल देते हैं यूरिया क्रिएटिन को। पर हमने इसको डिले करके दिखा दिया और ऐसी खुराकें ढूंढी, ऐसी ग़िज़ाएँ ढूंढी, ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं, ऐसी हर्ब्स ढूंढी हैं दुनिया में, जड़ी बूटियाँ हैं जिनको देते हैं बाई माउथ और यूरिया क्रिएटिन को रोक लेते हैं 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए। अगर शुरू में कोई केस आ जाए, उसके 2-3 क्रिएटिन 2 पे हो, 2.5 पे है, 3 पे है, यूरिया भी 60-70 पे है, तो हम उसको रोक सकते हैं अगले 10-15 सालों के लिए। क्रिएटिन 5 पे आ गया है, मेडिकल पॉइंट से उसको अगले 3 माह बाद, 6 माह बाद डायलिसिस पे जाना है, ग्रेड 3 में आ गया है, पता डायलिसिस पे जाना है, हम वहाँ पे भी रोक लेते हैं। तो ये रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, तो वहाँ पे हमने रिसर्च दी अपनी। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने रिसर्च को माना और हमारे पेशेंट मांगे, उन्होंने 50 बंदों का डेटा मांगा। 50 बंदों का मैंने डेटा दिया जिनको मैं 2003 से इलाज कर रहा हूँ, अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए, 17 साल हो चले। तो हमने बताया कि ये पेशेंट जब मेरे पास आया था तो अब ये क्रिएटिनिन था और आज इतना है, 7 पे पहुंचा हुआ है, किसी का 6 पे पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए, सिम्टम नहीं आ रहे, वो कैफियत नहीं आ रही, वो मतली वाली, वो सांस फूलने वाली, वो घबराहट, वो बेचैनी जो डायलिसिस वाले मरीजों को आती है, अभी तक उनको सिम्टम नहीं आए। क्रिएटिनिन अभी भी ज़्यादा है, लेकिन डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। डायलिसिस होता है 3 वजह से, यहाँ तो क्रिएटिनिन यूरिया बहुत बड़ा हो, 8, 9, 10 पे हो, यूरिया भी 200, 150, 200 पे हो, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह कि पानी है, फ्लूइड है जिसम में, वो फ्लूइड भी नहीं है। तीसरी वजह होती है सिम्टम, तो सिम्टम तो है ही नहीं, जो सिम्टम आते हैं वो सिम्टम नहीं है, तो इसलिए वो पेशेंट डायलिसिस पे नहीं गए। तो 50 बंदों में से वो 15 बंदों को इंशाल्लाह अपनी रिसर्च के लिए ले जाना चाह रहे हैं। वो मेरे लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लिए नहीं कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है या कोई बड़े बड़े नाम को जिन्होंने रिसर्च की है, वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि ये बात सच्ची है। अगर ये बात सच है और 15 बंदों पे वो 6 हफ्तों के लिए रखेंगे, वहाँ पे वो रिसर्च करेंगे, उनकी वहाँ पे अपने हिसाब से नेफ्रॉन्स चेक करेंगे, कैसे ये कैसे काम कर रहे हैं, उनके बाकी रिपोर्ट्स करेंगे सारे RFT वगैरह, बाकी देखेंगे। अगर ये बात सच है फिर कहते हैं कि आपका क्या काम है पाकिस्तान में रहने का, फिर आप हमें ये रिसर्च दें, हमें फार्मूला दें, तो अल्लाह करे आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। मुझे यकीन है कि जो काम अल्लाह ताला हमसे ले रहे हैं और जो हमने रोका हुआ लोगों को यूरिया क्रिएटिनिन को, तो बड़ी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक अच्छा पाकिस्तान का नाम बनने वाला है। मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो लोग जो अभी जिनको कह दिया गया है कि आप फिचूला बनवाएं, हम भी खुद बनवाते हैं फिचूला, हम भी डायलिसिस करवाते हैं, हमारे अल्लाह का शुक्र अपने डायलिसिस सेंटर भी हैं, जहाँ पे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है हम करवाते हैं। हम कहते हैं डायलिसिस करना चाहिए, सही है, नहीं ज़रूरत है तो नहीं सर। जैसे कि एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जब कभी हमें टेम्परेरी तौर पर पेशेंट का डायलिसिस करना पड़ रहा होता है मेडिकल कंडीशन में, तो सम टाइम हमारे पास क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर वो पेशेंट्स आ रहे होते हैं जिनका इवेंचुअली लाइक यू नो के बॉडी के अंदर यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया है और अब हमें जो है वो उनकी अगर उनका क्या कहते हैं ABGs की जाए, आर्टिकुलर ब्लड गैसेस की जाती हैं, तो उसमें भी हमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो उस वक्त हम लोग करते हैं टेम्परेरी तौर पर पेशेंट का डायलिसिस कि भाई अब पेशेंट की जो बॉडी से टॉक्सिसिटी है या पेशेंट के गुर्दे अभी काम नहीं कर रहे, उसका यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उस वक्त हम टेम्परेरी तौर पर कर रहे होते हैं। तो क्या ऐसे मरीज जो टेम्परेरी तौर पर डायलिसिस पे पहले पहुंचे थे और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में जिनका स्टे हुआ, अब क्या उन मरीजों में को भी इफाका हो सकता है वो अगर आपके पास आए और उनको वो रुजू करें? क्योंकि आई एम यूजिंग द वर्ड ऑफ टेम्परेरी कि कुछ मुद्दत के लिए हुई, उसके बाद उनका गुर्दा खुल गया और आउटपुट आना शुरू हो गया, पर अभी भी वो थ्रेटन कंडीशन पर हैं, अभी भी उनको हो सकता है कि डायलिसिस की इन फ्यूचर जरूरत पड़े। अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि कुछ केसेस होते हैं क्रोनिक केसेस, कुछ है एक्यूट केसेस। जो आप बात करिए एक्यूट केसेस में हो जाता है ऐसा, कोई डिलीवरी केसेस के अंदर हो गया, ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया, पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो गई जहाँ पे डायलिसिस हमें भी करवाना पड़ता है। हम कहते हैं करवाएं ताकि वो पहले कैफियत से तो निकले, पहले वो इमरजेंसी से तो निकले। तो वहाँ पे कुदरती तौर पे भी मैंने देखा है अक्सर लोगों के डायलिसिस वैसे भी रुक जाते हैं, 3-4 डायलिसिस होते हैं तो क्रिएटिनिन यूरिया का लेवल नीचे आ जाता है,
नेफ्रॉन्स जो सेल बचे होते हैं, वो 3-4 लाख सेल बचा होता है जो बाकी काम करना शुरू कर देता है, पेशेंट रिकवर हो जाता है। मेरे पास ऐसे लोग हैं, कुछ 1600 से ज़्यादा लोग हैं जिनके डायलिसिस भी अल्लाह के फजल करम से हमने रोके हुए हैं। 3-4 कराए, 5 कराए, 6 कराए, 8वें से पहले कोई पेशेंट आ जाए तो वहाँ बड़े चांसेस होते हैं रुकने के। ये 12वें डायलिसिस के बाद गुर्दा आदी होना शुरू हो जाता है, जो सेल बचे होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और केस क्रोनिक में चला जाता है। 2 माह वाला केस और 10 साल वाला केस बराबर हो जाता है, वहाँ भी ये क्रोनिक में चला गया। हम वहाँ पे मैं श्योरिटी नहीं देता, मैं वहाँ पे क्लेम नहीं करता कि मैं आपके डायलिसिस रोक लूंगा। शुरू में आज क्रोनिक कंडीशन में चला गया, आपके नेफ्रॉन्स ही नहीं बचे, तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है, आप कैसे। फिर हमें ये जो डायलिसिस सेंटर हमने बनाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और फ्री चला रहे हैं, और एक बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो ये कर रहे हैं ताकि ज़रूरत है फिर हम कहते हैं आप डायलिसिस करवाओ। लेकिन वो पेशेंट जो अभी डायलिसिस में नहीं गया, उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो वो अगर वो चाहे तो वो अपनी ग़िज़ा को ख्याल करते हुए, हमने एक ग़िज़ाई चार्ट बनाया 2.5 साल की मेहनत से कि क्या चीज़ करती है जिसमें यूरिया किससे ज़्यादा बढ़ता है, किससे क्रिएटिनिन बढ़ता है, किससे एसिड ज़्यादा बनता है। वो हमने 2.5 साल की मेहनत से एक ग़िज़ाई चार्ट तैयार किया है। कोई भी लेना चाहे हमारे वेबसाइट पे जाके, रहमान फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके वो ग़िज़ाई चार्ट ले सकता है। उसमें बड़ी मेहनत हमने की है कि कलवंजी में कितना अल्कलाइन है, या ज्वाइन में, या चाटी की लस्सी पिएंगे उससे क्या होगा, अगर आम दही खाएंगे, दूध पिएंगे, या भिंडी खाएंगे, या केला खाएंगे, तो उसमें करीब काफ़ी मेहनत करके कि आप ये चीज़ें ना खाएं। 10-15 चीज़ें हैं, गोश्त ना खाएं, कुछ दालें हैं, कुछ सब्जियां हैं, हम कहते हैं ये ना खाएं ताकि आप रुक सकें, आपके ना ज़्यादा प्रोटीन जिससे में जाए, ना ज़्यादा यूरिया क्रिएटिनिन बने, ना प्रोटीन की वेस्ट ज़्यादा बने, और ना आपको ज़्यादा यूरिया क्रिएटिनिन जो ज़्यादा बनेगा नहीं खारिज हो रहा है यूरिन के ज़रिए तो ब्लड में चला गया। ब्लड में जब रिपोर्टें देखेंगे तो क्रिएटिनिन 8 पे आ गया, 9 पे आ गया, और सिम्टम भी आने शुरू हो जाते हैं, तब यूरिया भी बढ़ गया। तो बजाय आप डायलिसिस पे जाएँ तो ये खुराक का ख्याल करें। और ये हमारा कुछ हर्बल फार्मूला हमने बनाया है डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह यही फार्मूला जो मांग रहे हैं पूरी दुनिया, इसको हम लॉन्च करेंगे। इसकी मैं रैलिटी लूँगा, अल्लाह ने चाहा आने वाले वक्त में 5 से 7 साल की रैलिटी लूँगा। मैं ये फार्मूला देना चाहता हूँ दुनिया को। मैं अभी निकला हूँ घर से, 17-18 साल हो गए, मैं कोई 20 दिन घर से बाहर होता हूँ, कराची, कभी पेशावर, कभी लाहौर, कभी जेलम, मुल्तान, फैसलाबाद, कोहाट, मलेशिया, यूके में भी सेटअप है, दुबई भी, सऊदीया भी, मलेशिया भी। मैं कितना निकलूँगा? मैं चाह रहा हूँ कि ये फार्मूला दिया जाए कोई अच्छी कंपनी को, बल्कि अमेरिका में इसको मैं पेटेंट करवा के तो फिर इसको लॉन्च करेंगे पूरी वर्ल्ड में। अगर कोई कंपनी लेना चाहेगी तो हम देंगे, पहले वो हमारे रिजल्ट देखें, हमारे पेशेंट देखें, हमारी वेबसाइट पे हमारे मरीजों के व्यूज़ है कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड जो मेरे ठीक हुए हैं। तो ताकि एक चीज़ है जो दुनिया में जानी चाहिए, लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। बहरहाल इसमें हमने काम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदे को, किसी को पता चल गया है, पहली बात तो हमें पता ही नहीं चल रहा हमारे गुर्दों का मसला जो आ रहा है, हमें अपने टेस्ट करवाने हैं, RFT टेस्ट करवाने हैं, मुझे भी करवाने हैं, आपको भी करवाने हैं, ताकि हमें बर वक्त पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन है, हमारे गुर्दों की क्या पोजीशन है। और अगर अल्लाह न करे गुर्दों का कोई मसला आ गया है तो वहाँ पे डिले किया जा सकता है, डायलिसिस को डिले किया जा सकता है 5 साल से लेकर 15 साल तक के लिए। ज़बरदस्त, ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये आपकी जो रिसर्च है, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे व्यूवर्स हमारा भी प्रोग्राम देख रहे हैं, और हमारे मुल्क के अंदर जो है बर्डन ऑफ डिजीज़ यानी गुर्दों का, ब्लड प्रेशर का, दिल का, वो बहुत हाई है। उसकी वजह ये है कि एक तो हम लोग प्रिवेंशन पर फोकस नहीं करते। ये बहुत सिंपल है, आप ब्लड प्रेशर से, शुगर से, गुर्दों के अमराज जो हैं उससे बच सकते हैं। उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप प्रिवेंशन करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये लोग भी जिस तरीके से डायलिसिस को डिले करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि डाइट के थ्रू करते हैं, यानी कि आपकी ग़िज़ा जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एसिड्स हैं, बेस हैं, अल्कलाइन है, इसके अलावा कैल्शियम है, जितना भी आपके अंदर बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर मिनरल्स हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपकी डाइट बहुत अहमियत रखती है। इसके अलावा जो लाइफ मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रख रही होती है। सर डॉक्टर साहब ये ज़रा बताइएगा कि जिस तरह अगर किडनी के मरीज़ होते हैं उनको आप डाइट तो आप ऑब्वियसली बात है उसको मॉडिफाई करवा देते हैं, पर जो क्या कहते हैं इनकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम जो आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार अगर गुर्दा ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको निकालता है, तो अब टॉक्सिसिटी जब बॉडी में बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है इम्यूनिटी भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके बारे में मैं आपसे पूरी डिटेल में बात करती हूँ। देखते रहिए सेहत सबके लिए।
कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मयसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं। और अब अनकरीब सियालकोट में भी रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 00427900088803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999, 0321 tetra7 011। जैस कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मयसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं। और अब अनकरीब सियालकोट में भी रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 00427900088803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999, 0321 tetra7 011। जैस कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं, जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, उनको इम्यूनिटी में क्या प्रॉब्लम आता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी किस तरह मुतासर होती है। डॉक्टर साहब जो है वो बाकायदा तौर पे मरीज़ों को ग़िज़ाई चार्ट के ज़रिए, यानी कि आपकी डाइट के ज़रिए आपकी गुर्दों का इलाज करते हैं। और इम्यूनिटी को भी ऑब्वियस ही बात है वो इम्प्रूव करने में उनके पास एक फार्मूला होगा जो इम्यूनिटी को भी इन्हांस करता होगा, क्योंकि जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं वो अल्टीमेटली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाते हैं। और जैसे कि आजकल कोविड-19 बहुत ज़्यादा हर जगह फैला हुआ है, तो इम्यूनिटी ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है आजकल के माहौल में, कि जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है वो जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। और अगर उसको कोविड हुआ भी है तो वो सिम्टम्स इतने बुरे तरीके से ज़ाहिर नहीं होंगे। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि आप एक डाइट का चार्ट देते हैं और डाइट के चार्ट के ज़रिए आप डायलिसिस को रोकते हैं, तो इस तरह इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी आप ऐसी डाइट देते होंगे, ऐसे फल सब्जियां देते होंगे जिससे मरीज़ों को इफाका हो। देखिए, मैंने जैसे पहले जिक्र किया है कि हमने कोई ग़िज़ाई चार्ट बनाया हुआ है, डाइट प्लान है, वो उस पर बड़ी तफसील से लिखा हुआ है कि आपने क्या चीज़ें नहीं खानी, परहेज़ किन चीज़ों का है, फिर नाश्ता किन चीज़ों का करना है, फिर आपने दोपहर का खाना कौन सा खाना है, रात का खाना किस चीज़ से खाना है, फल कौन से खाने हैं। मुख्तसर से हमारे व्यूवर्स भी अभी प्रोग्राम देख रहे होंगे, मुख्तसर से उन कुछ फल और सब्जियां, ऑब्वियसली बात है हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम उस डाइट चार्ट को पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर मुख्तसर से हमारे व्यूवर्स को बता दें कौन कौन सी ऐसी फल हैं, सब्जियाँ हैं जो इनकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, इनके गुर्दे पर भी जो है अच्छा असर डालते हैं। देखिए, फल हमारे नुक्ता नज़र से सारे ही ठीक हैं। मासवाइज चंद एक फलों के मना करते हैं, केला हो गया, किन्नू माल्टा मौसमी हो गया, जामुन हो गए, बेर हो गए, लुकाट, 4-5 फल है। बाकी फल हम कहते हैं एक मिकदार में खाएं, 100-150 ग्राम, सही है, ताकि हमें ये भी देखना होता है कि पोटाशियम का लेवल ना बढ़ जाए। तो हम कहते हैं कि आप 100 ग्राम से 150 ग्राम तक फलों की खास मिकदार लिखी हुई है कि एक दिन में आप 4-5 फल खाए जा सकते हैं। इसी तरह सब्जियों के अंदर हम कहते हैं कि भिंडी है, बैंगन, इसमें लेस वाली चीज़ें हैं, जिसमें बादी चीज़ें हैं जो जाके आपको तंग करें वो ना खाएं। अरवी है, पालक है, साग है, मटर है, 6 सब्जियां हैं, 2 दालों में चने की दाल है, माश की दाल है, ये चंद एक चीज़ें। और गोश्त को क्या हम कहते हैं अवॉइड करें, गोश्त का शोरबा ले लें, बहुत दिल चाहे तो देसी मुर्गी का ले लें, या एक आधी बकरे की दुमची ले लें, या चाँप की बोटी ले लें,
ज़्यादा प्योर गोश्त ना खाएं, कोफ्ते या कीमा इस तरह की चीज़ें। हम समझ रहे होते हैं कि कमज़ोरी हो रही है तो हम ये ताकत की चीज़ें लें। अक्सर घर वाले बल्कि उस वक्त पराठे खिला रहे होते हैं, गोश्त खिला रहे होते हैं, देसी घी खिला रहे होते हैं। भाई बाबा गुर्दे तो काम नहीं कर रहे, तो प्रोटीन तो ज़्यादा जितनी देंगे और ज़्यादा यूरिया क्रिएटिन बढ़ेगा। सही बात है। तो हमें खुराक का ख्याल करना पड़ता है उस वक्त। सही। और मैंने बताया ना, जैसे बड़ी मेहनत से हमने ये 2.5 साल लगाए गज़ाई चार्ट को बनाने में कि ये आप चीज़ें खाएं, ये ना खाएं। और वो गज़ाई चार्ट मैं समझता हूँ मेरे इलाज का आधा हिस्सा वो है। बिल्कुल सर। सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? मैंने जैसे बताया, जिक्र किया, शायद पालक, क्योंकि उसमें पालक पोटेशियम बहुत है, हाई होता है। साग है, भिंडी है, अरवी है, अच्छा। और मटर जिनको गैसेस बनती है वो मटर ना खाएं। 5-6 सब्जियां, वो ज्यादा नहीं, हम बाकी सब चीजें खिला रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये जो हमारा डाइट प्लान है बड़ा मजे का है। ठीक है। अक्सर लोग जो पेशेंट होते हैं बेचारे घबराए होते हैं और उनको इतना ज्यादा कर दिया जाता है, बेचारों के साथ जुल्म कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ सब कर रहे होते हैं, उनका खाना फीका शुरू कर देते हैं, उबला हुआ खाना शुरू कर देते हैं, उनको नमक बंद कर देते हैं। भाई हमारा जो ग़िज़ाई चार्ट है उसमें हम नमक बंद नहीं करते। अच्छा। हम कहते हैं खाना मजे का खाएं, कुकिंग ऑयल वाला, दही वाला, टमाटर वाला, टमाटर का छिलका उतार लें, बीज निकाल लें, जैसे औरतें बनाती हैं घरों में, उनको पता होता है। मजे का खाना खाएं, वही जो आपने खाना है घर वालों ने। मरीज का खाना जब अलहदा कर देते हैं हम, मरीज बेचारे का, वो बेचारा बन जाता है, उसका खाना फीका बन रहा है, वो 5-7 दिन खाएगा, उसके जुबान का जायका खत्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा। सॉल्ट बंद कर देंगे, नमक बंद कर देंगे, कमजोरी होनी शुरू हो यहाँ पे जाएगी। मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे कि आपने बताया सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई और काफ़ी न्यू है हम सब के लिए, बिकॉज एज अ डॉक्टर आप देख रहे होते हैं कि जब भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग राइज हुई तो सबसे पहली बात जो एक लेमन भी कह रहा होता है, कि आम सा शख्स भी कह रहा होता है, वो ये आपको कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर राइज रहता है, आप नमक बिल्कुल बंद कर दें। और ऑब्वियस ही बात है कि नमक जो है वो वेज़ो प्रेसन के तौर पर या फिर आपकी उसको शरियानों को थोड़ा टाइट करता है, नैरो करता है, तो वो भी थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर के ऊपर असरअंदाज कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट होता है, किस तरीके से आप नमक को भी अलाउ करवा रहे होते हैं? देखिए बात ये कि कुछ ऐसी, पहली बात तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पूरे दुनिया में छाई हुई है। ठीक है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हम बंद नहीं करवाते हैं, हम बल्कि मैं सॉल्ट चेंज करवा देता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ यार आपका ये सॉल्ट अब काम नहीं कर रहा, आप इस सॉल्ट पे आ जाए, इस केमिकल पे आ जाए। बड़े से बड़ा मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कंपनियों के नाम है, मुख्तलिफ दवाइयों के नाम है, लेकिन हम अपने पास भी कोई फार्मूला है जो हम देते हैं साथ में। हम कहते हैं उससे ब्लड प्रेशर हाई होता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उस पर मेहनत की है ना, हमने काफ़ी इन शोबे पे काम किया, किडनी पे, और इसमें अल्लाह का शुक्र ऐसी कुछ चीज़ें मिल गई हैं जिससे ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। मरीज़ खाना भी मज़े का खा रहा है। हम कहते हैं खाना मज़े का खाओ, कुकिंग ऑयल वाला, नमक मिर्च वाला, दही वाला, टमाटर वाला, और आप ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद नहीं करें, बल्कि एक्स्ट्रा लें। अपनी भी देते हैं ताकि मरीज़ का जायका, मुँह का जायका ख़राब ना हो, वो हट्टा कट्टा रहे, मरीज़ ना बने। जब हम मरीज़ की सफ में डाल देते हैं बेचारे को, तो मरीज बन जाता है। घर का मालिक है, वो फीका खाना खा रहा है, घर वाले बच्चे मजे कर रहे हैं, वो बंदा नफसियाती तौर पे मरीज बन जाता है। इसी तरह हमारा एक मेथड है अल्हम्दुलिल्लाह में, क्योंकि हमारा किसी के साथ कोई ऐसा नहीं मसला। मेरे वाल साहब खुद एलोपैथी डॉक्टर थे, मेरे साथ 25 MBBS डॉक्टर टीम है मेरी अदारे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लेकिन जो काम कर रहा हूँ मैं उसको प्रूफ कर रहा हूँ, मैं अपनी रिसर्च को अमेरिका दे रहा हूँ, अपनी रिसर्च को साथ नहीं लेके जा रहा जैसे हमारे लोग साथ ही ले जाते हैं कब्रों में। मैं अपने बच्चों को भी डॉक्टर बना रहा हूँ, उनको भी दे रहा हूँ, और लोगों को भी दे रहा हूँ कि यार ये मैंने काम किया, आप इसमें आए, इसमें लोगों को फ़ायदा आने वाले वक्त में दुनिया को। तो बहरहाल हमने जो काम किया है इसका प्रूफ दिया है, मेरे पास प्रूफ है बकायदा, मेरे पास पेशेंट हैं 10,000 बंदा, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है 10,000 मरीजों का जिनको हमने डायलिसिस पे नहीं जाने दिया। अभी इसी हवाले से मैं जो बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं। अब शुगर के अगर हम बात करेंगे कि डायलिसिस पे क्यों लोग जा रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं, उसमें कोई 12 वजूहात हैं जो डायलिसिस पे लोग जा रहे हैं। उसमें पहले नंबर पे शुगर वाले लोग हैं, दूसरे नंबर पे जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अब गुर्दे जो डैमेज हो रहे हैं ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी हो रहे हैं, वो अपना ख्याल ही नहीं कर रहे, मेडिसिन वही चल रही होती है कई सालों से, शुगर की भी वही मेडिसिन चल रही होती है। भाई मेडिसिन चेंज करनी होती है, केमिकल चेंज करने होते हैं, इंसुलिन भी आना होता है। हमारा एक यह मसला ये भी है पाकिस्तानी लोगों का कि हम इंसुलिन को आखिरी इलाज समझते पाकिस्तान के लोग। हम कहते हैं यार बेचारा इंसुलिन भी आ गया, बेचारी इंसुलिन भी आ गई, उसको भी बेचारा बना देते हैं। हालांकि पहला इलाज इंसुलिन है। बाहर के मुल्कों में मैं रहा हूँ, यूके में, साउथ अफ्रीका में, दूसरे मुल्कों में, रशिया में, तो वहाँ पे पहला इलाज इंसुलिन है, वो मेडिसिन की तरफ नहीं जाते। हम धड़ाधड़ मेडिसिन खा रहे होते हैं, फक्के ले रहे होते हैं मेडिसिनों के, 3-3, 4-4, 5-5 मेडिसिन खा रहे होते हैं, इंसुलिन को बुरा समझ रहे होते हैं। हालांकि इंसुलिन अच्छी चीज़ है, हम लगवाते हैं मरीजों को कि जहाँ पे हम देखते हो शुगर का लेवल 300-400 पे जा रहा है,
तो मैं कहता हूँ भाई आप इंसुलिन भी आए। बहरहाल बात इतनी सी है कि हमने जब इस पे काम किया है, अब शुगर के मरीज़ हैं, डायलिसिस पे चले गए हैं या गुर्दों का मसला आ गया है, अब तब भी हम इंसुलिन लगा रहे होते हैं, वो भी गलत है कि अब आपका गुर्दों का मसला आ गया, अब आपकी बॉडी को इंसुलिन की जरूरत नहीं रही, शुगर तो वैसे डाउन हो रही है, आपकी शुगर तो वैसे कम हो रही है। वहाँ पे मैं मुरब्बे खिलाता हूँ लोगों को। अब मेरा ग़िज़ाई चार्ट है, उसके अंदर मैंने कहा ना कि चाहे तो ले, बड़ी मेहनत से बना हुआ है। हमने आंवले का मुरब्बा खिलाते हैं, हम किशमिश बादाम खिलाते हैं कि 11 बादाम की गिरियाँ और 22 मेवे आपकी मुट्ठी में जितना आ जाए, इस मुट्ठी में तराजू है, हम कहते हैं वो खाएं सुबह नाश्ते में। 2 दिन ये, 2 दिन आप कॉर्नफ्लेक्स ले लें, 2 दिन जौ का दलिया, मकई का दलिया, 2 दिन अंडा स्लाइस, 2 दिन आप ये आंवले का मुरब्बा ले लें या सेब का। पूरा ग़िज़ाई चार्ट है। जो आप इम्यूनिटी की बात करी थी, हम मरीज़ की इम्यूनिटी को भी कम नहीं कर रहे, हम मरीज़ को फीका खाना भी नहीं खिला रहे, हम उसको कमज़ोर भी नहीं कर रहे, हम फ़िश भी खिला रहे। अच्छा देखें, फ़िश खाने से यूरिया क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा, चिकन खाएगा, मटन खाएगा, बीफ खाएगा, उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा। ये हमारी रिसर्च है। अच्छा। हम कहते हैं हफ्ते में 2 दिन फ़िश खाएं, ये ग़िज़ाई चार्ट पे अमल करें, मज़े का खाना खाएं, कुकिंग ऑयल वाला। एक दिन बकरे का शोरबा, उसकी दुमची या चाँप की बोटी, एक दिन मुर्गी का शोरबा, उसकी गर्दन, एक दिन मछली खाएं शोरबे वाली, एक दिन मूंग की दाल, एक दिन तड़के वाले चावल, एक दिन काले चने, एक दिन फिर मछली। 7 दिन तो मौजें करा दी मरीज़ की। हम कहते हैं आपकी मौजें करवाने लगे हैं, मरीज़ खुश हो जाता है। देखिए इम्यूनिटी को भी उभारना है। मैं चंद एक लफ्ज़ ऐसे जो मेरा ट्रीटमेंट का तरीकाकार है, मुझे बिलीव भी चाहिए होता है मरीज़ का। मैंने इस पर भी काम किया हुआ, बिलीव पे, टारगेट पे, जो सारा फोकस पे मुझे मरीज़ का बिलीव चाहिए होता है। वो बिलीव बन रहा होता है मरीज़ों में, जब आता है, बैठता है, देखता है लोगों के मिठाइयों के डब्बे आ रहे हैं, लोग खुश होकर आ रहे हैं, डायलिसिस रुक रहे हैं, उसका बिलीव बन जाता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। अब होता ये है कि मुझे मिलने के लिए भी रश होता है मेरे पास हर जगह, जहाँ जहाँ मेरे सेंटर है, मैं ओपीडी करता हूँ। एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ अक्सर मरीज़ों को, मैं कहता हूँ यार जब तुम अगली दफ़ा आओ ना, तो एक मिठाई का इतना सा डब्बा लेते आना खुशी से कि तुम ठीक हुए, 15 दिन में तुम्हें पता चलेगा। अब बिलीव करें डॉक्टर साहब, मिठाई एक ऐसा लफ्ज़ है जो बंदे के केमिकल चेंज कर देता है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ने मिठाई कहा है, वो बिलीव करेंगे अगली दफ़ा मिठाई लेके आया होता है, उसको खुशी से, उसको 6 से 4 पे आया होता है। मेरी मेडिसिन भी काम करती है, फिर मेरी हर्बल जो मेरा ग़िज़ाई चार्ट है वो काम करता है, फिर मरीज़ का बिलीव काम करता है कि ये मुझे डॉक्टर साहब ने इतने कहा है, और फिर मेरा बिलीव होता है जो मुझे, मेरे पास हर्बल फार्मूला है, मैं अपना बिलीव मुंतकिल करता हूँ मरीज़ के अंदर कि तुम आओगे अगली दफ़ा तुम्हारा यूरिया क्रिएटिनिन नीचे आया होगा, तुम बेहतर हुए होगे, तुम चल कर आओगे, तुम व्हील चेयर पर नहीं आओगे। तो ये मेरे अंदर जो अल्लाह ने बिलीव दिया अपनी मेडिसिन का, मैं उनको देता हूँ, और मरीज़ उस बिलीव का भी उसको फ़ायदा होता है। और अल्लाह का शुक्र है कितना बड़ा रिजल्ट दे के दिखा रहे हैं। मैं ये ज़रूर बड़ी बात नहीं कहना चाहा, अभी आने वाले वक्त में पहले हुआ हूँ USA, अल्लाह का शुक्र एक बड़ा काम कर रहा हूँ। फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा, और अल्लाह के फजल में कोई हमें, मेरे पास इतना पेशेंट है जिनका डायलिसिस हमने रोका हुआ है, हमें दिखा दें कि किसी ने और रोके हैं। हमने डिले किया हुआ है 15-15 सालों से, 17 सालों से, मुझे दिखा दें किसी ने डिले किया है, हमने प्रूव किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो डायलिसिस सेंटर बनाए हैं वो तकरीबन 6 करोड़ रुपए की मशीनें लगाई हैं हमने पाकिस्तान के अंदर। अभी और सियालकोट का 19 अक्टूबर को डायलिसिस सेंटर ओपन हो रहा है सियालकोट के अंदर। हम बनाए जा रहे हैं लोगों की खिदमत के लिए, की ज़रूरत है हमारे अवाम की, हमारे पाकिस्तान के लिए। कोई 1 अरब रुपए से ज़्यादा डायलिसिस कर चुके हैं दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर लोगों के। तो अल्लाह का शुक्र है हमने इसको प्रूव भी कर रहे हैं, और जो रिसर्च है मैं दे भी रहा हूँ। हमारा मसला ये है कि हम पाकिस्तान कहते हैं यार पाकिस्तानी बंदा बात कर रहा है, यार हम समझते नहीं यार पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, ये अमेरिका से कोई बात करे, कोई और बंदा बात करे कि ना हमने इलाज ढूंढा है या हमने डिले किया है, हम इसी सोचों पे लगे हुए हैं। बहरहाल हमने इस पर अभी जो हमने काम किया है इस पर भी अल्लाह का शुक्र फ़ख्र है हमें अपना। हमारे पास पूरी टीम है, 120 लोगों की टीम है मेरे साथ, 120 लोग इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं। रहमान फाउंडेशन एक अलहदा अदारा है, अल्लाह का शुक्र है मैं उसका भी फाउंडर हूँ, मैं उसका भी प्रेसिडेंट हूँ, उसका चेयरमैन हूँ। रहमान हर्बल सेंटर का मैं CEO हूँ, रहमान लैब बनाई है उसका भी CEO हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो कर रहे हैं करके दिखा रहे हैं, और जो मेरे पास आता है मैं अल्लाह के बंदों पे लगा देता हूँ। डायलिसिस सेंटर फ्री चलाना कोई आम सी बात है डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल काम बड़ा है, मुश्किल काम है। मुश्किल और यही वजह है कि उनके दिलों से दुआएं निकल रही होती लोगों के, उनकी दुआओं के सदके में मेरी हाजिरी हो रही थी अल्लाह के घर में। मेरी कोई 11 साल नबी पाक के रोज़े पे हाजिरी हुई है, मेरी 11 साल अल्लाह के घर हाजिरी हुई है, माशाल्लाह। और अल्लाह ने हज भी बड़े करवाए। इन लोगों की दुआएं तो साथ होती है ना डायलिसिस के लोगों की, पर अल्लाह ताला कबूल करें जो हम काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग सर अभी प्रोग्राम देख भी रहे होंगे, और जो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं जो लोग,
और जो साहिब हैसियत भी हैं वो भी अगर कोशिश कर सकते हैं या फिर जो भी हो सके चंद कतरों के ज़रिए समंदर बनता है। आप डॉक्टर साहब से मिलें, इनकी लैब का, इनकी हॉस्पिटल का, इनके फाउंडेशन का जो है वो एक बार विज़िट कर लें ताकि आपको यकीन आ जाए कि वाकई वहाँ मुस्तहिक मरीज़ हैं और आप मिलकर भी काम कर सकते हैं। एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, देखते रहिए सेहत सबके लिए। कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मयसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं। और अब अनकरीब सियालकोट में भी रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 00427900088803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999, 0321 Tetra7 011। जैस कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मयसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं। और अब अनकरीब सियालकोट में भी रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 00427900088803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999, 0321 Tetra7 011। जैस कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे रहमान फाउंडेशन के CEO साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं और हमें जो है डिफरेंट टेक्निक्स बता रहे हैं डायलिसिस को डिले करने की, और उसके साथ साथ जो है ये अपना एक बहुत बड़ा इदारा भी चला रहे हैं जो मुस्तहिक मरीज़ों के लिए है। वो मरीज़ जो बहुत अरसे से डायलिसिस पर जो है डिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत अरसे से बेचारे जो है वो मतलब उनकी किडनीज फेल हो चुकी हैं और उनको कहीं और जगह भी नहीं मिल रही जहाँ पर वो अपना जाके डायलिसिस करें, तो सर उनको बग़ैर किसी मुआवजे के देख रहे हैं और उनका डायलिसिस कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके इदारे का आप सर्वे कर लें ताकि आपको यकीन आ जाए कि वाकई मुस्तहिक मरीज़ वहाँ पर मौजूद हैं जिनके लिए खिदमत कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और उनकी जो है मेडिसिन और बाकी सारी चीज़ें भी फ्री ऑफ कॉस्ट मरीज़ों को मुहैया कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं इतना बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि डायलिसिस एक मतलब चलें ठीक है आपने एक मशीन के थ्रू डायलिसिस करा दिया, आफ्टर पोस्ट केयर भी होती है इसकी मेडिसिन भी होती हैं, फिर आप मुस्तहिक मरीज़ों को अपने पास रजिस्टर्ड करते हैं, तो कैसे चलता है ये कारवां, कितना मुश्किल है ये? और फिर आपने जिस तरह स्केड्यूल बताया है डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में आना जाना रहता है, कौन देख रहा होता है ये सारी चीज़ों को? लेकिन ये पहली बात तो ये कि जो ये नाम जो अल्लाह ने दिया है ना अपना रहमान, उस नाम की बड़ी बरकत है। उसी नाम की बरकत से इतने बड़े मामलात हो रहे हैं, नो डाउट बंदे हैरान होते हैं। मैं बात खुद भी हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ या अल्लाह पाक तेरा करम है, तू चला रहा है, मेरी साथ नहीं है। रहमान फाउंडेशन बेसिकली जितना मेरा है उतना ही सबका है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और लोग हैं, मुखियर हज़रात हैं जिनकी वजह से इदारा चल रहा है। उसमें मैं जरूर कहूँगा कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर वो ना होते तो शायद ये इदारा आज इतनी कामयाबी ना ले। हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से लोगों से गुजारिश भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि वो आकर आपके इदारे को विजिट करें, और किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर शख्स तो मतलब अलाउड नहीं होगा आना विजिट करना। कैसे? सबके लिए अलाउ है जी, हमारा इदारे सबके लिए खुले हैं। हम तो चाहते हैं आए, देखें, लोगों को मिले जो डायलिसिस करवा रहे हैं उनसे मिला जाए, उनकी दवाई ली जाए। डायलिसिस के लोग सबसे ज़्यादा मुश्तिक हैं,
ये कैंसर से ज़्यादा बड़ा मसला बन गया पाकिस्तान के अंदर। ये ज़्यादा लोग रोज़ मरते हैं, रोज़ जिंदा होते हैं। 5-6 हज़ार रुपये चाहिए डायलिसिस कराने के लिए, घर बेच रहे होते हैं, जेवर बेच रहे होते हैं, बच्ची के जेवर बेच रहे होते हैं, मोटरसाइकिलें बेच रहे होते हैं बेचारे। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो रहा है, ये हम सबको कोशिश करनी है कि हम ऐसे इदारे बनाएं, ऐसी NGO बनाएं, ऐसे जो इदारे चला रहे हैं उनका साथ दिया जाए, ताकि वो लोग जो बेचारे घुट घुट के जी रहे हैं, चीज़ें बेचने में मजबूर हैं, उनको वो चीज़ें ना बेचें, वो ऐसे इदारों का साथ दें, हमारा साथ दें। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। और एक रहमान फाउंडेशन इस टाइम पाकिस्तान के 6 शहरों में डायलिसिस कर रहा है। 5 तो पहले थे, 6ठा भी 19 अक्टूबर को ओपनिंग हो रही है। प्रोग्राम पहले चले या बाद में, तो हमारा ये 19 को ओपनिंग है वहाँ पे। तो सियालकोट वालों के लिए खुशखबरी है कि हम उनके लिए भी अल्लाह ने हमें मौका दिया है खिदमत करने का। तो ये इसमें मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, हमारे सिक्का साहब हैं, शाह रज़ा सिक्का साहब हैं, बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं। फैसलाबाद का सारा खर्चा उन्होंने उठाया हुआ है। तकरीबन 1 मिलियन का खर्चा है, कोई 12 लाख ज़्यादा, 1.2 मिलियन का खर्चा है, 12 लाख का खर्चा अकेले बंदे ने उठाया हुआ है। हैप्पी ले के मालिक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बोला कि मैं आज के बाद आपका कारकुन हूँ, मेरे ज़िम्मे लग गया, मैं करूँगा सारा खर्चा। कब वापसी शुरू हो जाए, हम कुछ कर दें अपनी वापसी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कोविड-19 दोबारा भी हो सकता है, जिस तरह आपने बताया कि हमने पिछले प्रोग्राम्स भी किए हैं कि कोविड-19 की वजह से जो राशन ड्राइव और दूसरी चीज़ों पे पैसे ज़ाया हुए, तो जो डोनेशन के पैसे थे वो के बड़ा जुल्म हुआ इदारों के साथ, हम जैसे इदारों के साथ। मैं तो अक्सर जब यही शुरू हुआ था, फतवे आ गए थे कि राशन शुरू कर दे, मैंने उन पर मना किया था, यार जो डिजर्विंग लोग हैं ना हाथ नहीं फैलाएंगे, वो ट्रकों के पीछे लग के नहीं खड़े होंगे। आप वो अपनी जगह पे हैं, आप उनका ज़रूर साथ दें उनके घरों में जाके, लेकिन ये जिस तरह राशन ना बांटें। और बाद में लोग परेशान हुए हैं कि वो राशन बाज़ारों में बिक रहा है, अभी तक लोगों ने इकट्ठा किया हुआ, घरों में उनको उल्लियाँ लग रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है राशनों का, और वो डरते मारे बिक भी नहीं रहा। गलत हुआ है। बहरहाल वो अपनी जगह पे जिन्होंने किया है अल्लाह उनको अजर दे इसका। लेकिन जो NGOs हैं, जो फलाई इदारे हैं, जिनकी बिना जिन आप लोगों की वजह से वो सेटअप चल रहे होते हैं, आप लोग साथ दें ऐसे इदारों का, ताकि इदारे चलते रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ऐसे लोगों को जो है वो मतलब जो डोनेशन देने वाले लोग होते हैं, एक बार उनको देखना चाहिए कि किस जगह पर वो अपने मनी को इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये भी ऑब्वियस ही बात है, आप ज़कात दे रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ज़कात किस जगह जा रही है। खुदा ना खास्ता अगर आप मिसयूज़ हो रही हो, या फिर वो क्राइम्स में यूज़ हो रही है, या फिर कोई ऐसी जगह यूज़ हो रही है कि मतलब जहाँ आपको पता नहीं है कि आपके कबूल भी होगी कि नहीं, तो इसमें ज़रा जाके देख लेना चाहिए कि जिस इदारे को दे रहे हैं या जहाँ भी आप अपना मतलब फ़ंड दे रहे हैं, तो वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। और दूसरा जो है सर, वही मैं दोबारा आपसे बात कहूँगी किडनी की, कि किडनी बहुत बड़ा हमारा अहम ऑर्गन है हमारे जिस्म का, और इसमें जो है वो अगर डिसऑर्डर हो जाता है डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। सर अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है, कौन सी ऐसी लाइफ मॉडिफिकेशंस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए डाइट के अलावा, जिससे हमारा जो किडनी का फंक्शन है वो बेहतर होता है, और किडनी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही होती है, और डायलिसिस खुदा खास डायलिसिस तरफ नहीं जाती। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं मैं समझता हूँ मैं सबको अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। वो जैसे आजकल मिठों का सीज़न आया हुआ है, बहुत बड़ा अल्कलाइन है, ये हमें ज़रूर खाने चाहिए। रात को खाना ना खाया जाए, सिर्फ मिठे चूसे जाएँ, दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन जितने आपको अच्छे लगे ठंडे करके। इसके साथ साथ पपीता बहुत अच्छी चीज़ है, पपाए, ये भी बहुत बड़ा अल्कलाइन है, पपाए को ज़िंदगी में शामिल करें। एक कराची वालों के लिए तो मौज है, पेशावर में पठानों को पता ही नहीं है कि पपीता क्या होता है। अच्छा। वहाँ पे है ही नहीं। अच्छा। ये बहुत बड़ी मंबा है यहाँ कराची में, और जो पंजाब में भी है खैर पपीता, ये खाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची का कहवा पीना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, अल्कलाइन है। इससे इस्तेमाल करने से हमारा मसाना, हमारा मैदा, हमारा जिगर, ये काफ़ी सब क्लीन हो जाते हैं। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाया जाए। आजकल ये जो सीज़न चल रहा है अक्टूबर और नवंबर, मेडिकल साइंस कहती है कि ये 2 महीने हैं बड़े फिट रहने वाले, और जो लोगों को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, ये 2 लोग ख़ास तौर पे, बाकी हम सबको चाहिए कि ये महीनों में ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, बड़े अच्छे महीने हैं, बाहर के महीने, इसके अंदर निकला जाए, सुबह का टाइम वॉक की जाए, जॉगर पहना जाए, ट्रैक सूट पहना जाए, और सुबह वॉक की जाए, एक्सरसाइज की जाए, ताकि हम बेशुमार टॉक्सिन निकलें बॉडी से, हम फिट रहें, बेशुमार बीमारियों से बचे रहें।
ठीक है। और जॉगर्स पहने और इसके अलावा जो है वो डाइट का ख्याल रखें और वॉक करें। पानी का भी इस्तेमाल जो है बहुत पानी भी ज़्यादा बेहतर है, जितना भी पानी अभी तो आगे सर्दियों का मौसम आ जाना, पानी कम हो जाना है, इस्तेमाल कम होगा तो हम ड्राई फ्रूट की तरफ चले जाते हैं और यखनियों की तरफ चले जाते हैं। हमें पानी उस वक्त भी लेना है, पानी हमें भी अभी भी लेना है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, साफ़ पानी इस्तेमाल करें। आजकल कोई 12 गिलास पानी 8 से 12 गिलास कम से कम लेने चाहिए। जब फुल गर्मी आती है 16 गिलास, बेहतर है कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड किया जाए, स्कंजवी ले ली जाए, ये कहवा लिया जाए सफ़ेद ज़ीरे वाला, और फालसा जब आए फालसे का शरबत पिया जाए। अल्कलाइन वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। उसमें मैं बना के देने लगा हूँ कि क्या कौन कौन से अल्कलाइन हैं, वो एक अलहदा मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि किस महीने में कौन सा फल आ रहा है, उसका क्या तसीर है, उसका क्या काम है बॉडी के अंदर। वो पूरा इंशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम करेंगे उस पर इंशाल्लाह ज़रूर सर। वो बाकी जो आपकी रिसर्च है और जो आप कर रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल में एक प्रोग्राम करेंगे। अभी हम जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मैसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं, और अब अनकरीब सियालकोट में भी। रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279008803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999, 0321 tetra7 011। जैस कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन।